Great evening, students. I hope you all are fine. Today we are going to understand our chapter number 6, which is list manipulation. So let's start. So Python lists are containers that are used to store list of values of any type. See, आपका जो chapter name है that is list manipulation. तो मैनिपुलेशन तो वी ऑल नो इट मीन्स टू मॉडिफाई समथिंग, कोई अपडेट करना, ठीक है, कोई भी किसी भी टाइप का चेंज जो हम करते हैं वो हो गया आपका मैनिपुलेशन. बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज द लिस्ट. तो देखो, जैसे आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़ी है, नंबर डेटा टाइप पढ़ी हुई है, ठीक है, फ्लोट, इंटीजर, बुलियन, अब तक हम ये डेटा टाइप्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं अप टिल चैप्टर नंबर 5. तो अब चैप्टर नंबर 6 में आपको एक न्यू डेटा टाइप इंट्रोड्यूस की गई है ऑफ पाइथन विच इज़ लिस्ट. तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये होती क्या है. देखो, जैसे आपका नंबर था तो नंबर नहीं थे एग्जैक्टली, इंटीजर था. नंबर के अंदर आपके 3 डेटा टाइप्स इंक्लूडेड थी. वन वाज इंटीजर, सेकंड वाज फ्लोट एंड थर्ड वर योर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो जो आपकी इंटीजर थी, इट मेंट कि अगर कोई भी डेटा आपका इंटीजर टाइप का है तो उसके अंदर आप पॉजिटिव नेगेटिव 0 नंबर डाल सकते थे, बट यू कुड नॉट ऐड डेसिमल नंबर्स या फ्रैक्शनल नंबर्स इंक्लूडेड नहीं होते थे, बट पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0 वाज इंक्लूडेड. अगर आपको डेसिमल नंबर्स भी इंक्लूड करने थे तो आपने एक फ्लोट डेटा टाइप को यूज़ कर लिया था. अगर आपको अल्फ़ाबेट्स, वर्ड, सेंटेंसेस ये यूज़ करने थे तो आपकी स्ट्रिंग डेटा टाइप थी. सिमिलरली अब लिस्ट में क्या है कि अगर आप बहुत सारी वैल्यूज़ को इंक्लूड करना चाहते हो, एक कंटेनर में डालना चाहते हो, ग्रुपिंग करना चाहते हो, इकट्ठा करना चाहते हो, कलेक्शन करना चाहते हो, ठीक है, और किसी भी डेटा टाइप की, ऐसा नहीं है कि आपने जब ग्रुप बना रहे हो बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी वैल्यूज़ का, तो उनकी टाइप सेम ही हो. वो डिफरेंट टाइप की या मिक्स टाइप की भी हो सकती है जब मैं उनका कलेक्शन कर रही हूँ या उनका ग्रुप बना रही हूँ. तो ऐसी जो डेटा टाइप है जो आपकी बहुत सारी वैल्यूज़ को कलेक्ट करती है, ठीक है, उनका एक सीक्वेंस बनाती है, और वो किसी भी टाइप की हो सकती हैं, वो जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं, लिस्ट की. तो लिस्ट क्या है, बेसिकली कंटेनर की तरह एक्ट करता है, जो क्या कर सकता है, आपकी बहुत सारी डेटा टाइप्स, वैल्यूज़ जो बहुत सारी डेटा टाइप्स की हैं उनको स्टोर कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट इज पाइथन लिस्ट और म्यूटेबल. म्यूटेबल वर्ड का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें से डायरेक्टली आ सकता है. देखो, म्यूटेबल का मीनिंग क्या होता है, दैट यू कैन चेंज द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट इन प्लेस, दैट इज पाइथन विल नॉट क्रिएट अ फ्रेश लिस्ट व्हेन यू मेक चेंजेस टू एन एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट. इसका मीनिंग क्या है कि मान लो आपने एक लिस्ट बनाई. अभी मैं आपको बताऊंगी कि लिस्ट जो होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती है, हम सारे रूल समझेंगे, पर मैं आपको म्यूटेबल वर्ड का मीनिंग बता देती हूँ. मान लो पहले मैंने एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर मेरा डेटा था 1, 2, 3, ठीक है. ये 3 एलिमेंट्स को मैंने क्लब कर रखा है, ग्रुप कर रखा है, और इस लिस्ट को मैंने नेम दे रखा है एल. तो अब होगा क्या डियर, मान लो एट सम पॉइंट आई फेल्ट कि यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 4 होना चाहिए. तो पाइथन मुझे क्या हेल्प करता है कि मैं इसी लिस्ट में मेरे पास ये फीचर है कि मैं इस 2 को यहाँ से रिमूव कर सकती हूँ और यहाँ पे मैं 4 को ऐड कर सकती हूँ. ठीक है, मतलब इस 2 को रिमूव करके आई कैन प्लेस 4 इन प्लेस ऑफ 2. ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कर पा रही हूँ तो उसका मतलब क्या है, म्यूटेबल है. ठीक है, तो म्यूटेबल वर्ड का मीनिंग यही है जो मैं इन प्लेस वर्ड यूज़ कर रही हूँ म्यूटेबल के साथ. इन प्लेस का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि पाइथन अब एक नेक्स्ट न्यू लिस्ट बनाएगी जिसके अंदर वो चेंज्ड वर्जन होगा 1, 4, 2. नो, जो आपकी ओरिजिनल लिस्ट है पाइथन उसी के अंदर चेंजेस कर सकती है, और क्योंकि पाइथन उसी के अंदर चेंजेस कर सकती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेबल. ठीक है, कि पाइथन जो है वो म्यूटेबल, पाइथन की जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है, बिकॉज यू कैन चेंज द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू फ्रेश लिस्ट. एक नई लिस्ट बनाने की नीड नहीं है, मैं उसी लिस्ट में चेंज कर सकती हूँ. ठीक है, इसको आप इस वे से भी कह सकते हो कि द मेमोरी एड्रेस ऑफ लिस्ट विल नॉट चेंज इवन आफ्टर यू चेंज इट्स वैल्यूज़. मेमोरी एड्रेस क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो मेमोरी पहले फिक्स हो रखी थी ABCD, ए बी, मान लो ए के अंदर ये, मतलब मान लो एक लिस्ट थी आपकी L, उसके अंदर आपने ये डेटा डाल रखा था. अब मैंने क्या करा, इसकी जगह इसको रिप्लेस ही तो करा है, तो मेमोरी तो वही है ना, मेमोरी का एड्रेस कंप्यूटर में तो वही है. तो इसलिए हम यही कहते हैं कि मेमोरी एड्रेस जो होगा लिस्ट का चेंज नहीं होगा इवन आफ्टर यू चेंज इट्स वैल्यूज़. अच्छा, वन मोर थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे अभी हमने ये 2 वर्ड्स पढ़े नहीं हैं, बट हमेशा याद रखना जो स्ट्रिंग डेटा टाइप थी वो इम्यूटेबल थी. इम्यूटेबल का मतलब है कि अगर आप किसी स्ट्रिंग में, मान लो आपने एक स्ट्रिंग बनाई S और उसमें आपने लिखा हेलो,
अब अगर आप ये चाहो कि मैं इस एल को हटा के पी कर दूँ, हैप्लो लिख दूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको एक न्यू स्ट्रिंग ही बनानी पड़ेगी हैप्लोनेम की, चाहे वो वर्ड कुछ मीनिंग नहीं है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। उसे तो ठीक है, तो उसी ढंग से ट्यूपल होते हैं आपका, या टप्पल जो भी आपको बोलना हो, ये भी आपका इम्यूटेबल है, इसके अंदर भी आप उसी वाले ट्यूपल जो आपने बनाया है आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, कि यू हैव टू क्रिएट अ न्यू ट्यूपल एंड देन यू कैन मेक द चेंजेस। लिस्ट के अंदर भी आपका क्या है डियर, ये आपका म्यूटेबल है। सिमिलरली डिक्शनरी भी एक डेटा टाइप है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, एंड उसमें भी आप क्या कर सकते हो, जो आपने डिक्शनरी बनाई होगी उसी के अंदर आप डायरेक्टली चेंजेस कर पाओगे, न्यू डिक्शनरी क्रिएट करने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी म्यूटेबल है और कौन सी इम्यूटेबल है, ठीक है। अभी आई थिंक आपको एक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि लिस्ट होती है। अब हमारा आता है क्रिएटिंग अ लिस्ट। तो लिस्ट बनती कैसे है, वैसे मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, बट स्टिल टू क्रिएट अ लिस्ट पुट अ नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स टू इंडिकेट स्टार्ट एंड एंड ऑफ लिस्ट एंड सेपरेट द आइटम्स बाय कॉमा। तो बेसिकली कह रहा है कि अगर आपको कोई लिस्ट क्रिएट करनी है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करनी है। इनसाइड दी स्क्वायर ब्रैकेट्स यू हैव टू एंटर योर डेटा, और जो भी आप डेटा डाल रहे हो उनको सेपरेट करोगे विद द हेल्प ऑफ कॉमा, और बाद में ये सारी जो आपने लिस्ट बनी है ये आप किसी वेरिएबल के अंदर डाल सकते हैं, और फिर उस वेरिएबल पे आप बहुत सारे ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं जो हम बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर रीड आउट करेंगे, ठीक है। तो जैसे पहला है एल, यहाँ पे देखो जो पहला क्वेश्चन है 246, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती थी एल इक्वल टू 246। ये बेसिकली क्या है, क्योंकि देखो 246 आपकी इंटीजर वैल्यूज है, तो ये एक इंटीजर लिस्ट बन गई। फिर मैंने लिख दिया एल इक्वल टू ABCDEF, तो ये स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट बन गई, क्योंकि ABCDEF तो स्ट्रिंग्स ही हैं। अब ये देखो इसमें A है, 1 है, B है, 3.5 है, 0 है, मतलब इसमें तो मिक्स डेटा है ना, कुछ आपका नंबर टाइप का भी है और कुछ आपका स्ट्रिंग टाइप का भी है। तो ये थर्ड कैटेगरी जो आपकी मिक्स्ड टाइप लिस्ट की बन गई, मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स है, कोई फिक्स्ड आपका डेटा टाइप नहीं है इसके अंदर, मिक्स सारे डेटा हैं, जैसे ये और ये नंबर टाइप के हैं और ये तीनों जो हैं आपके स्ट्रिंग टाइप्स के हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है कि ब्रैकेट स्क्वायर होंगे, ये स्टार्टिंग बताएगा, ये एंड बताएगा, डेटा आइटम्स के बीच में आपको कॉमा लगाना है। डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, मिक्स्ड भी हो सकता है, रिजल्ट को किसी आप आइडेंटिफायर में या वेरिएबल में डाल लें और बाद में हम उस पर ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ लिस्ट पे। तो सबसे पहली बनी भाई हमारी एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट कौन सी लिस्ट होती है डियर, जिसके अंदर कोई डेटा ही नहीं होता। दैट मीन्स या तो वो जीरो है या उसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो फॉल्स है, ठीक है। मतलब एक ऐसी लिस्ट जो खाली है, एम्प्टी है, ब्लैंक है। तो ऐसी लिस्ट आपकी बनेगी कैसे, या तो आप लिस्ट का फंक्शन यूज कर सकते हो जिसके अंदर आपको क्या करना है, लिस्ट और ये वाले ब्रैकेट यूज करने हैं, या फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट। देखो हमें पता है कि अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ डालते हैं तो वो डेटा लिस्ट के अंदर चला जाता है। अगर मैं एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स दे दूं तो इसका मतलब इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, तो यानी इसने एम्प्टी लिस्ट बना दी। और ये एक फंक्शन है लिस्ट नेम का। फंक्शन मुझे कैसे पता चला, फंक्शन की एक आइडेंटिफिकेशन होती है दैट आफ्टर एवरी फंक्शन नेम, जैसे लिस्ट नेम है फंक्शन का, आपको ऐसे वाले पैरेंथेसिस लगाने होते हैं, ठीक है। सिंपल राउंड ब्रैकेट्स जो होते हैं मैथ्स में आप नॉर्मली यूज करते हो, तो आपको ये वाले पैरेंथेसिस लगाने होते हैं। तो अगर इनमें इनके बीच में भी आप डेटा दे सकते हो, ठीक है। तो अगर मैंने इसके बीच में कोई डेटा नहीं डाला है, दैट मीन्स वो क्या है, मेरी एम्प्टी लिस्ट ही बन रही है। तो ये दोनों वेज हैं आपकी लिस्ट बनाने की। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा वे है जिससे आपकी एम्प्टी लिस्ट बनेगी, तो आंसर इज बोथ। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग लिस्ट। लॉन्ग लिस्ट में बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि कई बार क्या होता है, हमारी लिस्ट में बहुत सारी वैल्यूज होती है, और मान लो मेरा जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया और अब मुझे न्यू लाइन में जाना है, तो आपको कोई एडिशनल ऑपरेटर रिक्वायरमेंट नहीं है, बस लास्ट में कॉमा लगाओ और आगे से कंटिन्यू कर लो, और कंप्यूटर उसको एक लिस्ट का ही पार्ट मानेगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद अगर मैं यहाँ आई तो वो पार्ट नहीं रहेगा आपकी लिस्ट का, वो रहेगा, ठीक है। तो ऐसी जो लिस्ट होती है वो जो लंबी चल रही है, दैट इज अ लॉन्ग लिस्ट। नेक्स्ट इज योर नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है डियर, जैसे आपने नेस्टेड फॉर, नेस्टेड इफ पढ़ा था। नेस्टेड इफ का मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ, नेस्टेड फॉर था, फॉर के अंदर फॉर आप यूज कर रहे थे। तो नेस्टेड लिस्ट का मतलब है एक लिस्ट आपने बनाई, उसके अंदर जो आप डेटा डाल रहे हो वो भी किस कैटेगरी का है, लिस्ट टाइप का ही है। जैसे अब हम ये एग्जांपल देखें तो 3 आपका एक नॉर्मल डेटा है, 4 भी आपका नॉर्मल डेटा है, लेकिन जो 5 6 है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है और कॉमा से सेपरेटेड है, मतलब ये एक लिस्ट है। तो ध्यान से देखो तो बाहर भी ब्रैकेट्स थे, इसका मतलब मैंने इस लिस्ट में L1 नाम की जो मेरी लिस्ट थी उसके अंदर मैंने जो डेटा वैल्यू डाली है वो किस टाइप की है, लिस्ट टाइप की ही है, इसलिए ये क्या बन गई, नेस्टेड लिस्ट, क्योंकि लिस्ट के अंदर लिस्ट आ गई ना। अब अगर मैं ये पूछूं कि इस लिस्ट में एलिमेंट्स कितने हैं, तो डियर वो 3 रहेंगे, वो 4 नहीं रहेंगे, क्योंकि कंप्यूटर इसको एक डेटा मानेगा,
इसको दूसरा, और इसको वो कंबाइन में मानेगा तीसरा, क्योंकि वो इसको एक ही एलिमेंट की तरह कंसिडर करेगा। तो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग इस लिस्ट में आपकी जो L1 है 3 एलिमेंट्स है। दूसरी चीज़ क्या है, अब इनकी पोजीशंस देखते हैं कि कौन सी एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे है, क्योंकि असेसिंग तो हमें करनी है ना। अगर मैंने लिस्ट बनाना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसको रिट्रीव करना, उसके एक एलिमेंट को रिट्रीव करना और उस पर एक्शन परफॉर्म करना, मेन तो हमारा वही वर्क है ना। तो रिट्रीविंग का मेथड क्या होता है, कंप्यूटर क्या करता है कि जैसे उसने ये लिस्ट बनाई तो अब वो ना इंडेक्सेस दे देगा 0 1 2, कंप्यूटर ने ऐसे इंडेक्सेस दे दिए, ठीक है। अब कंप्यूटर क्या करेगा डियर, अगर उसको एसेस करना है, मान लो इस एलिमेंट को, एसेस का मतलब है रिट्रीव करना, अगर मुझे सिलेक्ट करना है, निकालना है इस लिस्ट में से इस एलिमेंट को, निकालना मतलब निकालना नहीं है, मतलब इफ आई वांट टू गेट दिस एलिमेंट, ताकि मैं इस पर कोई एक्शन परफॉर्म कर सकूँ, वो है इसका मीनिंग। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको नेम लेना है लिस्ट का, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं और 0 लिखना है, तो आपके पास वो एलिमेंट आ जाएगा। मतलब अगर मैं ये लिखूँ L1 स्क्वायर ब्रैकेट 0, तो L1 के 0 पे कौन है, 3। तो मैं यहाँ पे यही लिखना चाह रही थी कि L1 की 0th पोजीशन पे 3 है। ये जो मैं 0 1 2 लिख रही हूँ, ये बेसिकली इंडेक्स है जो हमने स्ट्रिंग में भी पढ़े थे। फिर मैं अगर बोलूँ कि L1 के 1 पे कौन है, तो देखो L1 लिस्ट के 1th नंबर पे कौन है, 4, तो L1 के 1 पे 4। और ऐसे ही मैं बोलूँ L1 के 2 पे कौन है, तो L1 के 2 पे 5 6 पूरा है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि यार ये दोनों तो इकट्ठे आ रहे हैं, अगर मुझे ये सेपरेटली चाहिए तो ये कैसे मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्योंकि ये 2 डायमेंशन में हो गया, तो हमें इंडेक्सेस भी 2 डायमेंशन के देने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये देखो कि मेन लिस्ट में आपका ये किस पोजीशन पे आता है, ठीक है। तो पोजीशन अगर इसकी देखी जाए तो 0 1 2 2th पोजीशन पे आता है, तो मैंने बोला L1 का 2। अब 2th नंबर पे अगर मैं इसकी ब्रेकिंग करूं तो ये 0th पोजीशन है और ये 1th पोजीशन है। तो अगर मैं बोलूं कि 2 की 0th पोजीशन पे कौन है, तो आंसर क्या आएगा, 5। तो L1 की 2 की 0th पोजीशन पे कौन है, 5। और ऐसे ही मैं बोलूं L1 की 2th पोजीशन की 1th पोजीशन पे कौन है, तो वो क्या होगा आपका 6। दोबारा से देख लेना, अगर आपको कोई आपने नेस्टेड लिस्ट डाली हो एक लिस्ट के अंदर, मतलब एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट डाली हो, तो उसके एलिमेंट्स को हम कैसे रिट्रीव करेंगे। फॉर दैट आपको इनकी इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। पहले मेन लिस्ट की कर ली, तो वो L1 का 2, अब जो आपकी नेस्टेड लिस्ट है उसके बाद उसकी इंडेक्सिंग करो, तो L1 2 पे जो 0th इंडेक्स है उस पे कौन है, 5, और 1th इंडेक्स पे कौन है, 6। तो क्लास आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी जो मैंने आपको इंडेक्सिंग सिखाई वो है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, जो क्योंकि ये पॉजिटिव जाती है और ये 0 से स्टार्ट होती है, ऑलवेज रिमेंबर। इसके अलावा आपकी जो पाइथन में एक बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी बहुत पॉपुलर है, एंड इट्स एक्चुअली वेरी हेल्पफुल फॉर अस, ठीक है। जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है हमें रिवर्स में बहुत हेल्प करती है, अगर हमें बैकवर्ड साइड से एलिमेंट्स को उठाना हो। तो वो कहती है, जैसे ये 0 1 2 3 4 है ना, तो ये बस लेफ्ट, ये आपकी राइट टू लेफ्ट चलेगी और ये देगी -1 -2 -3 -4 -5। फर्क कुछ नहीं है, बात एक ही है। अगर मैं बोलूँ कि L1 मान लो इस लिस्ट का नाम आपका L था, वैसे तो लिस्ट 1 है, तो मैं ये बोलूँ कि लिस्ट 1 के 1 पे कौन है, तो देखो लिस्ट 1 के 1 पे कौन है, एक्सक्यूज मी, लिस्ट 1 के 1 पे कौन है, वो E है, तो लिस्ट 1 के 1 पे E है। उसके बाद मैं बोलूँ कि जो लिस्ट 1 है उसकी -3 पे कौन है, तो वो है I। अच्छा, मैं आपसे अगर ये बोलूँ कि लिस्ट 1 के -4 पे कौन है, लिस्ट 1 के -4 पे E है। अब एक चीज़ देखना कि लिस्ट 1 के 1 पे भी E मिल रहा है और लिस्ट 1 के -4 पे भी E मिल रहा है, तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ता बैकवर्ड इंडेक्सिंग यूज़ करते हो या फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। ऑब्वियसली वो आपके, हम लोग नॉर्मली बाय कन्वेंशन फॉरवर्ड ही यूज़ करते हैं, बट बैकवर्ड हमारे को बहुत काम आती है जब हम रिवर्स करने वाले होते हैं लिस्ट को और उन पर कुछ ऑपरेशंस लगाने होते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक इंडेक्सिंग मेथड है, और फ़र्क बार बार बोल रही हूँ, आप फॉरवर्ड से चाहे एलिमेंट को रिट्रीव करो चाहे बैकवर्ड से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बैकवर्ड इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट नहीं होती, -1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ नेस्टेड लिस्ट पे। देखो सिंपल लिस्ट में तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग बहुत ईजी होती है। मान लो मैंने कि ये लिस्ट बनाई और मैं इसमें बहुत सारा नेगेटिव डाल रही हूँ नंबर्स का इंडेक्सिंग। तो अब ये क्वेश्चन करके देखते हैं। मैंने एक लिस्ट बनाया नेम्स नाम की, जिसके अंदर मैंने प्रीति डाला एक एलिमेंट, फिर मैंने दूसरा अमिता डाला और तीसरा शिवानी डाला। फिर मैंने बोला कि नेम्स के अंदर -1 का -1 निकालो। तो आपको पता है कि अगर बैकवर्ड इंडेक्सिंग यूज़ हुई है तो यहाँ से रहा होगा -1 -2 -3। तो नेम्स का
जो -1 है वो कौन है? वो शिवानी है। ठीक है, नेम्स का -1 से मेरे पास शिवानी उठ के आ गया। लेकिन अब मैंने बोला कि ये जो -1 आया है इसका भी -1 निकाल, तो उसका -1 क्या होगा? शिवानी में, सिर्फ शिवानी में अगर अब मैं यहाँ लिखूँ SHIVANI, अगर मैं इस शिवानी में -1 देखूँ तो ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, तो शिवानी में -1 कौन है? आई है ना, तो आपका आंसर क्या बनेगा? आई बनेगा। तब आपको समझ में आया, ये आपको रिट्रीविंग डेटा में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, अगर आपको डेटा, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि सबसे पहले हमने क्या किया, नेम्स ऑफ -1, तो -1, -2, -3, क्योंकि पहले वाला इंडेक्सिंग मेन पे इंडेक्स करता है, और दूसरे वाला जो -1 है जो आपने रिट्रीव किया उसका जो -1 पोजीशन था उस पर जो डेटा था वो हमने रिट्रीव कर लिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप दोबारा से प्ले कर सकते हो वीडियो। नेक्स्ट इज योर कंपेयरिंग लिस्ट। कंपेयरिंग लिस्ट में डियर मीनिंग क्या होता है? देखो, कंपैरिजन का मतलब होता है बड़ा छोटा, कंपेयर का मतलब ये नहीं होता सिर्फ इक्वल करना। कंपेयरिंग मीन्स कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे एक वैल्यू है एंड यू नीड टू नो कि वो वैल्यू बड़ी है, छोटी है, बराबर है, नहीं बराबर है, एक्सेट्रा। दैट मीन्स लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो यार लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, तो लेस देन के लिए ये सिंबल है, ग्रेटर देन के लिए ये है, लेस देन इक्वल टू का ये है, ग्रेटर देन इक्वल टू का ये है। अगर आप इक्वल टू कंपेयर करना चाह रहे हो तो डबल इक्वल टू करते हो, नॉट इक्वल टू करना चाह रहे हो तो नॉट इक्वल टू, नॉट के लिए आप एक्सक्लेमेटरी सिंबल यूज करते हो एंड फॉर इक्वल टू, इक्वल टू। ठीक है, तो आप सच ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे कि हाउ वी कैन कंपेयर 2 और मोर लिस्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक लिस्ट ली L1। अच्छा, आई थिंक आपको फर्स्ट चैप्टर में ही मैंने बता दिया था कि व्हाट यू नीड टू डू। जैसे मैंने पहली स्टेटमेंट जो ये वाली लिखी है, मैंने लिखी है L1, L2 इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3। तो ऑब्वियसली ये आपको पता होगा कि L1 के अंदर ये वाला 1 2 3 जाएगा और L2 के अंदर ये वाला 1 2 3 जाएगा। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैं पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि पाइथन में आप एक साथ ही 1 लाइन में भी क्या कर सकते हो, इनकी इनिशियलाइजेशन कर सकते हो। तो L1 लिस्ट के अंदर ये चला गया, L2 लिस्ट के अंदर ये वाला चला गया। उसके बाद मैंने L3 लिस्ट बनाई, जो मैंने नेस्टेड लिस्ट बनाई है 1 2 3 की। अब मैं पहले चेक करती हूँ कि क्या मेरा L1 और L2 इक्वल है। डबल इक्वल टू का मतलब कंपेयर कर रही हूँ ना, इक्वल है या नहीं। ये ऑपरेटर्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो मैं ज़्यादा नहीं डिटेल में जा रही हूँ। तो अब देखो, हाँ बिल्कुल सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और डेटा भी सेम है, इसलिए आंसर क्या आ गया? ट्रू आ गया। अगला क्वेश्चन है, क्या आपका L1 और L3 सेम है? नो, L1 तो है 1 2 3 और जो L2 L3 है उसके अंदर 1 तो सेम है लेकिन 2 3 लिस्ट फॉर्म में है, तो ये गलत हो गया। तो L1 और L3 तो इक्वल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या L1 जो है वो L2 से छोटा है? नो, ये तो हमें पता है ये इक्वल है L1 L2, तो छोटू कैसे हो सकता है? नेक्स्ट इज, क्या L1 L3 से छोटा है? अब देखो, L1 और L3 का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर आप देखो, एक लिस्ट ये है और एक लिस्ट आपकी नेस्टेड लिस्ट है, टाइप ही अलग है। ठीक है, दोनों की टाइप अलग है। तो सिंस देयर टाइप, क्योंकि इसमें नेस्टेड आ रहा है, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि डेटा टाइप से अलग होगी। अब कंपैरिजन होगा कैसे, पहले वो समझते हैं। पहले वो 1 को 1 से कंपेयर करेगा, वो तो सेम आया, लेकिन जब वो 2 को 2 3 से कंपेयर करेगा तो वो कहेगा भाई 2 तो नंबर है और 2 3 लिस्ट है, तो मैं कंपेयर कैसे करूं? तो वो कंपेयर कर नहीं पाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट जब हम L1 और L3 का कंपेरिजन करेंगे तो आपको एरर मिलेगा। वो कहेगा भाई गलती है कुछ, ठीक है, क्योंकि तुम डेटा ठीक नहीं डाल रहे हो। तो वो यही बोल रहा है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनके टाइप्स कंपेरेबल हो, नहीं तो एरर आएगा। अब और एग्जांपल्स लेते हैं कंपैरिजन के। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 8 9 और 9 1। मैंने बोला क्या 1 2 8 9 और 9 1 बड़ा है या छोटा है, आप बताना है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आप डबल इक्वल टू ऑपरेटर मतलब इक्वल टू के लिए चेक कर रहे होते हो तब तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आपको इक्वल चाहिए और सेम चाहिए। लेकिन अगर आप लेस देन ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन चेक कर रहे हो तो उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो केस है वो हट जाता है। जैसे यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे 2 है, लेकिन आपका आंसर आएगा, यहाँ कंप्यूटर एरर नहीं दिखाएगा। लेस देन ग्रेटर देन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे कंसंट्रेशन नहीं होगा, लेकिन अगर आप डबल इक्वल टू ऑपरेटर को यूज करोगे तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो एंड द एलिमेंट्स शुड ऑल्सो बी सेम, और ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि 1 2 3 और वहाँ 3 2 1, तो वो डिफरेंट है, नो। ठीक है जी, तो अब ये क्वेश्चन करके देखते हैं। 1 2, तो पहले वो चेक करेगा 1 को 9 से,
बस वो इतना ही चेक करेगा, 1 लेस देन 9 है ना, यस। अगर एक भी एलिमेंट में आपका ट्रू फॉल्स निकल आया, देखो 1 लेस देन 9 हो गया ना, बस आगे उसको चेक करने की नीड ही नहीं है, वो सीधा आपको आंसर देगा ट्रू, क्योंकि 1 लेस देन 9 है तो आपका आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो देखेगा 1 2 8 9, 1 1 सेम आया, 2 2 सेम आया, 8 8 सेम आया, अब क्या 9 लेस देन 4 है, नो, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है डियर आपका ए में 2 3 है, बी के अंदर 2.0 एंड 3.0 है। अब मैं कह रही हूँ क्या ए इक्वल टू बी है, ए डबल इक्वल टू बी, क्या ये सेम है, तो आंसर ट्रू आ रहा है। बट माय क्वेश्चन इज ये इंटीजर टाइप का था और ये फ्लोट टाइप का था, है ना, तो ये सेम कैसे हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी कंप्यूटर नंबर वाली डेटा टाइप्स का कंपैरिजन करेगा ना, मतलब इंटीजर और फ्लोट का कंपैरिजन करेगा, उस टाइम पे वो भूल जाएगा कि भाई तू इंटीजर और तू फ्लोट है, वो डेसिमल्स को ज़्यादा कंसिडर नहीं करेगा, उसके लिए 2 और 2.0 सेम ही है, वो इसको भी सेम ही कंसिडर कर लेगा। बस वो कहेगा भाई तुम 2 2 हो, यहाँ पे वो कहेगा भाई तुम 3 3 हो, हाँ भाई तुम सेम हो, ठीक है। तो इसलिए आपका जो आंसर आ रहा है वो ट्रू आ रहा है, क्योंकि उसने डेटा टाइप पे ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, वो सिर्फ उनकी जो मेन वैल्यूज है उन पे कंसिडरेशन कर रहा है इस टाइम पे। नेक्स्ट आर योर लिस्ट ऑपरेशंस। तो लिस्ट ऑपरेशन में आपका सबसे पहला जो ऑपरेशन आता है डियर, दैट इज योर प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर का मतलब होता है आपका ज्वाइनिंग ऑफ लिस्ट। तो ज्वाइनिंग में क्या होता है डियर, मैंने मान लो एक लिस्ट बनाई 1 3 5, एक लिस्ट बनाई 6 7 8 एलिमेंट की, मैंने फिर बोल दिया कि दोनों लिस्ट को ऐड कर दो, तो क्या होगा, देखो मैंने आपको बोल ही दिया है कि प्लस ऑपरेटर से आप ज्वाइन कर पा रहे हो। तो ज्वाइन का मतलब क्या है कि जो पहली लिस्ट के एलिमेंट्स है वो इधर आ जाए और जो दूसरी लिस्ट के एलिमेंट्स है वो जस्ट उसके बाद आ जाए और ये एक लिस्ट के अंदर शो हो जाए, दैट्स इट। समझ में आ गया होगा आई थिंक हमने क्या किया है, जो पहली लिस्ट के एलिमेंट्स थे वो इधर आ गए, दूसरे की इधर आ गए। मान लो यहाँ पे एक 6 भी होता तो यहाँ पे 6 2 बार आता, फिर क्योंकि वो ऐड नहीं कर रहा, वो सिर्फ ज्वाइन कर रहा है, मर्ज कर रहा है, जो पहले वाली है पहले लिख दी, दूसरी वाली को यहाँ लिख दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो भी रहा है। लेकिन ये तभी होगा अगर दोनों जो है सेम टाइप की हैं, यानी लिस्ट टाइप की हैं। अगर आपने कोई लिस्ट में 5 ऐड करने का ट्राई किया, यानी नंबर ऐड करने का ट्राई किया, तो कंप्यूटर आपको दे देगा एरर। जैसे देख लो मैंने लिखा है लिस्ट में तुम नंबर या स्ट्रिंग ऐड करोगे तो एरर ही मिलेगा। जैसे मैंने इस लिस्ट में 2 ऐड करा, एक लिस्ट में तो एरर, मैंने एक लिस्ट में स्ट्रिंग को ऐड करा फिर से एरर, ठीक है। तो कंप्यूटर लिस्ट में सिर्फ लिस्ट ऐड हो सकती है। अब अगला क्वेश्चन है डियर आपका रेप्लिकेशन ऑपरेटर या रिपीटिंग लिस्ट। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, टू रिपीट समथिंग, एंड उसके लिए जो आप ऑपरेटर यूज करते हो वो होता है आपका स्टार। मान लो मैंने एक लिस्ट बनाई 1 3 5, लिस्ट 1 बनाई जिसमें एलिमेंट्स थे आपके 1 3 5, फिर मैंने बोला कि इस लिस्ट को मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 3 3 9 5 3 15 मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रही, इसका मतलब रिपीट हो रही है लिस्ट, कितनी बार, 3 बार। तो ये लिस्ट क्या आती, 1 3 5, तो 1 3 5 1 3 5 1 3 5। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने उसी लिस्ट को जितना मैंने यहाँ नंबर दिया था उतनी बार रिपीट कर दिया। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, जैसे मान लो मैंने एक लिस्ट बनाई L, मैंने उसको नन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, नन को मैंने 10 टाइम रेप्लिकेट करने को बोला है। उसके बाद मैंने बोला कि इसको जो भी चीज़ आए उसकी मुझे लेंथ बता दो। एलियन जो होता है आपका एक फंक्शन होता है जो लेंथ बताता है। देखो ये नन आपका कितनी बार रिपीट हुआ है, 10 टाइम्स रिपीट हुआ है ना, तो आउटपुट में आपका क्या आ जाएगा, लेंथ में 10, ठीक है। कितनी बार रिपीट हुआ, 10 टाइम्स रिपीट हुआ ना, तो इससे मतलब आपका आंसर भी क्या आएगा, 10। नेक्स्ट आता है डियर आपका टॉपिक स्लाइसिंग द लिस्ट। देखो अभी तक हमने ये पढ़ा कि मेरे पास एक लिस्ट है और उस पर मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन ऑलवेज दिस माइट नॉट हैपन। कई बार आपका क्या होगा कि आपके पास एक लिस्ट होगी और आप चाहोगे कि आप उस लिस्ट को क्या कर दो, ब्रेक करो, और उसके जो सब सीक्वेंस आपके पास आता है या सब लिस्ट आती है, जो सब पार्ट आता है, आप उस पर कुछ एक्शन परफॉर्म करो। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, स्लाइस कर सकते हो। स्लाइस का मतलब कि पूरी लिस्ट को ब्रेक करके थोड़ी सी लिस्ट उसमें निकाल ली और उस पर कुछ एक्शन परफॉर्म कर लिया, ठीक है। तो वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, स्लाइसिंग द लिस्ट से। तो लिस्ट की जो स्लाइसेस है वो सब पार्ट होते हैं एक लिस्ट की एक्सट्रैक्टेड आउट, मतलब एक बड़ी लिस्ट में से अगर मैंने छोटा सा पार्ट उस लिस्ट का निकाल लिया तो वो क्या है आपका सब लिस्ट। तो क्वेश्चन आता है कि सब लिस्ट हम बना कैसे सकते हैं। तो सब लिस्ट बनाने के लिए या स्लाइस करने के लिए आपको करना क्या है, आपको बस लिस्ट का नेम और उसका स्टार्टिंग पॉइंट, रेशियो, एंडिंग पॉइंट बताना है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपको बताना है, उतना लिस्ट आपके पास
आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने अब क्या किया, एक लिस्ट बनाई, ये आप देख सकते हो 10, 12, 14, ये पूरी एक लिस्ट बनी हुई है यहाँ तक। अब मैंने बोला कि ये जो मेरी लिस्ट थी ना, मेरे को कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 3:-3। रेशियो का मतलब होता है कि इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगी उन सबको वो पिक कर लेगा। तो अब अगर आप एक चीज़ देखो, स्टार्टिंग पॉइंट तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग का है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग का, और जो लास्ट पॉइंट है वो नेगेटिव इंडेक्सिंग का है। यार ये तो दिक्कत हो गई। अब इसको समझे कैसे, तो आपको दिखाते हैं। मैंने क्या किया है, जो मेरा लिस्ट बनी हुई थी ना उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, मतलब ये जो मेरे लिस्ट की डेटा वैल्यूज़ थी उसको मैंने डायग्रामेटिकली यू बना लिया है ताकि मेरे लिए सिंपलर रहे, और मैंने उनकी इंडेक्सिंग कर दी है। उनको पेन चलाने की बहुत ज़्यादा आदत है। तो जैसे मैंने ये लिख दी, ये मेरे डेटा वैल्यूज़ हैं। अब मैंने फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी कर दी और नेगेटिव भी, तो देखो बैकवर्ड भी, सॉरी, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 करके मैंने फॉरवर्ड करी, और यहाँ से मैंने -1, 2, -3, -4, -5 इनकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी कर दी है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट क्या बताया है, 3 बताया है। तो स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा ये 3, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर लिया कि भाई यहाँ से तो मुझे डेटा चाहिए। और मैंने लास्ट पॉइंट आपको क्या बताया, -3, तो -3 का यहाँ तक, मतलब यहाँ तक हुआ। लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो आप लास्ट पॉइंट दोगे वो इंक्लूड नहीं होगा, वो इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर वो इंक्लूड नहीं हुआ तो उससे पहले क्या है, -4 है ना, तो इसलिए आपका जो डेटा पिक हुआ कंप्यूटर की तरफ से वो क्या निकला, 20, 22, 24। तो ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आपकी जो सब लिस्ट निकल के आई वो क्या निकल के आए, 20, 22, 24। क्या किया, फिर से देख लो, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, एंडिंग पॉइंट भी बता दिया। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा 3 से था, तो मैंने यहाँ से लिस्ट को ब्रेक या स्लाइस करना स्टार्ट किया। एंडिंग पॉइंट मेरा जो दे रखा था वो -3 था, लेकिन हमेशा याद रखना कि जो हम एंडिंग पॉइंट देते हैं हम उससे एक कम लेते हैं। तो देखो एक कम में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं नेगेटिव वैल्यूज में भी जा रही हूँ, तो एक कम तो -4 ही होगा ना, -3 -1 -4 होगा ना, तो -4 इंडेक्स पे कौन है, 24। तो बस यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या होगी, लिस्ट जो है वो स्लाइस हो गई, और आपके पास एज एन आउटपुट आ गई यहाँ पे। ठीक है, 20, 22, 24। अब जो मैं बार बार आपको बोल रही थी ना कि लिस्ट आपकी म्यूटेबल है, उसी लिस्ट में आप चेंज कर सकते हो, तो वो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो। जैसे मैंने एक सब लिस्ट निकाली, अब मैं क्या चाहती हूँ कि इसी SCQ नाम लिस्ट में क्या हो कि जो एलिमेंट 22 है ना वो 28 हो जाए। तो अब देखना मैंने बस क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि जो SCQ जो लिस्ट है उसका जो 1th पॉइंट पे एलिमेंट है, क्योंकि देखो जो न्यू लिस्ट बनी है आपकी, इसके अंदर इसके अंदर आपका डियर जो ये है, ये 0th पोजीशन, ये 1th पोजीशन, ये 2nd पोजीशन है। तो मैंने बोला कि जो आपकी SCQ लिस्ट बनी है उसका जो 1th है, उस 1th में क्या हो, 28 चला जाए, मैंने ये लिख दिया है। तो अब जब मैं इस लिस्ट को प्रिंट कराऊंगी तो क्या होगा, मेरा पहले 20 आएगा, अब 1th पे मैंने 28 बोला है तो यहाँ पे 28 हो गया, और फिर बाद में मेरा 24 आ गया, मतलब उसी लिस्ट के अंदर चेंज हो गए। इसीलिए मैं बार बार जो बोल रही थी कि ये म्यूटेबल है, इन प्लेस है, उसी लिस्ट में आपका चेंज हो जाता है, तो ये वो चीज़ है। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी हैं इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं और समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू स्लाइसिंग। ठीक है, मैंने ये लिखा है कि जब भी हम नॉर्मल इंडेक्सिंग करते हैं, इफ द रिजल्टिंग इंडेक्स इज आउटसाइड द लिस्ट, पाइथन रेजेस एन इंडेक्स एरर एक्सेप्शन। वो बोलता है कि जब भी हम नॉर्मल इंडेक्सिंग करते हैं, इंडेक्सिंग मतलब यही होती है, जो ये मैंने यहाँ 1 लगाया, या ऊपर जो मैंने वो -3 लगा रखे थे, तो वो बोलता है कि अगर आप नॉर्मली कभी इंडेक्सिंग करते हो और अगर आउट ऑफ रेंज आपकी इंडेक्स जा रहे हो, मतलब जो इंडेक्स की वैल्यू तुमने भरी है वो तुम्हारी लिस्ट में है ही नहीं, तो तुम्हारा हमेशा इंडेक्स एरर एक्सेप्शन आएगा। लेकिन जब तुम स्लाइस का केस करोगे ना, इसके अंदर क्या है, वो जहां तक तुम्हारा इंडेक्स बन रहा होगा वहां तक की वैल्यूज तुमको दे देगा। ये जो मैंने इतना बड़ा पैरा लिखा है इसका बेसिकली मीनिंग यही है कि जहां तक का तुम्हारा इंडेक्स दे रखा है ना, वो वहीं तक का आउटपुट तुमको दे देगा। ठीक है, तो आप इसको रीड कर लेना, मैं आपको दिखा रही हूँ एग्जाम्पल सीधा। जैसे एक लिस्ट मैंने बना रखी है 10, 12, 14, 20, 22, 24, 30, 32 एंड 34, मैंने एक लिस्ट बनाई। अब मैंने बोला कि 3 से 30 तक मेरे को दे दे। अब मैं इसकी जरा इंडेक्सिंग करती हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट करना था, तो 3 पे तो 20 है, अब 20 से लेके 8 तक तो आ जाएगा, मतलब 34 तक तो आ गया, लेकिन ये तो कह रहा था 30 तक दो,
30 तक तो इंडेक्स ही नहीं था, इंडेक्स ही मेरा 8 तक था। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि स्लाइस वाले केस में अब चाहे तुम्हारा जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ रेंज जा रहा है 30 या 29, 28, 9 से कोई इंडेक्सिंग नहीं है इस लिस्ट में, लेकिन कंप्यूटर को ये एरर नहीं देगा। उसको जहाँ तक वैल्यूज मिली, उसको 8 इंडेक्स तक वैल्यू मिली, उसने वहाँ तक तुम्हें आंसर दे दिया। अगर ये तुम नॉर्मल लिस्ट में काम कर रहे होते, स्लाइस्ड में नहीं कर रहे होते, स्लाइसिंग वाला क्वेश्चन नहीं कर रहे होते, तब तक तुम्हें एरर मिल गया होता। ठीक है, अब दोबारा से देखो, मान लो इसी लिस्ट के अंदर मैंने बोला -15 से 7 तक चाहिए। -15 का मतलब -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और ये -9। तो 10 जो है वो -9 नंबर पे है, -9 से 7 तक चाहिए। ठीक है, तो अगर हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कर ले तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो वो 32 तक आता है। तो -9, 15 तो है ही नहीं, देखो अब स्टार्टिंग वैल्यू तो है ही नहीं। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? -9 से। तो जहाँ से उसको मिलनी स्टार्ट हुई वो लेता गया, लेता गया, लेता गया, जाना कहाँ तक है? 7 तक। 7th नंबर कहाँ पे है तुम्हारा? 32 पे। लेकिन तुमको भी पता है कि लास्ट वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करते, तो हम कंसिडर कहाँ तक करेंगे? 30 तक करेंगे। तो बेसिकली हुआ क्या, मुझे यहाँ से लेकर 30th तक की लिस्ट जो है वो मिल गई एज माई आउटपुट यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है, मान लो आपकी एक लिस्ट है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैंने उसमें लिखा 2:5। तो अब ये तो सिंपल हो गया, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। 0, 1, 2, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। 3, 4, 5 तक मैंने बोला था, 5th को तो लेंगे नहीं, तो 4 तक ही लेंगे, तो 4, 5, 6 तुम्हारा बन गया। उसके बाद मैंने बोला 6:10, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी 1 मिनट मैं रब कर दूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 पे तो है ही ये बेचारा, और 10 तक तो आगे जाता ही नहीं, तो तुम्हें आउटपुट क्या मिल जाएगा? 8। अगर मैंने बोल दिया 10:20, अब तुमको पता है इस लिस्ट में 10 इंडेक्स ही नहीं है, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं 10:20, तो उस केस में वो तुम्हें एम्प्टी लिस्ट दे देगा, खाली लिस्ट दे देगा कि भाई डेटा ही नहीं है कुछ, तो मैं दूँ कहाँ से? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके स्लाइस के स्टेप्स। देखो अभी जो हमने स्लाइसिंग या ब्रेकिंग करी है उसके अंदर क्या है कि हमने 1 का गैप लिया है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप ज़्यादा का भी गैप ले सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा का गैप लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको साइड में हम जैसे स्टार्ट और स्टॉप बता रहे थे, आपको रेशियो डाल के उसका स्टेप भी बता देना है। स्टेप का मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो जैसे हम समझते हैं ये चीज़, जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई है अब 10, 12, 14, 20, 22, 24, 30, 34 की, मैंने अब इसमें कोड क्या लिख दिया? 0, 10, 2। 0 का मतलब है कि भाई 0 से स्टार्ट करोगे, एंड कहाँ पे करोगे? 10 पे करोगे। गैप कितने का रहेगा? 2 का रहेगा। तो देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इंडेक्सिंग हो गई। अब 0 से स्टार्ट करना है, तो 0th पे कौन सा नंबर है? 10, तो 10 आ गया। फिर मैंने बोला 2 का गैप है, तो 0, तो पहला इंडेक्स क्या था? 0। अब इसमें 2 का गैप दो, तो 0 + 2, 2। 2th नंबर पे कौन है? 14, तो 14 आया। अब 14 के बाद 2th नंबर पे थे ना, फिर से 2 का गैप दो, तो 4 पे आए। 4th नंबर पे कौन था? 22 आ गया। अब 4th नंबर में 2 को ऐड करो 6, तो 6 नंबर पे कौन था? 30। अब 6 नंबर पे 2 ऐड करो 8 नंबर पे 2 को 8 पे कौन था? 34। अब 8 के बाद 2 ऐड करोगे 10, वैसे तो हम उसको कंसीडर भी नहीं करेंगे और वैसे आपके पास वैल्यू है भी नहीं, तो इसलिए आपकी लिस्ट यहाँ पे एंड हो जाती है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। पहले आपको इंडेक्स लिखने हैं टॉप में, उसके बाद 0th नंबर पे जो एलिमेंट है वो तो आ जाएगा, उसके बाद इंडेक्स के अंदर वो वैल्यू ऐड करते जाओ जो तुमने यहाँ पर लिखी है, या डिक्रीज करते जाओ अगर नेगेटिव वैल्यू है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुम्हारा जो भी इंडेक्स बनता जाता है उसकी वैल्यू को तुम उठा के यहाँ रखते जाओ। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो 2, 10, 3 का इंडेक्स यहाँ पे हमने कर दिया, तो अगर मैंने 3 का गैप लिया है तो देखो 0, 1, 2, 3 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये मान लो मैंने गैप दे दिए। मैंने बोला 2th नंबर पे स्टार्ट करना है, तो 2th नंबर पे तो 14 है, तो 14 लिख दिया। 14 अब 2th नंबर पे था ना, अब 2 में 3 को ऐड करो, तो 3 + 2 5, तो तुम्हारे 5th नंबर पे कौन है? 24 तो उसको रख लिया। अब फिर 5 में 3 ऐड करो तो 8th नंबर पे कौन है? 34। अब 8 में आगे तुम ऐड करोगे भी तो वैसे लिस्ट भी नहीं है, नहीं तो आपका टोटल 10 से ऊपर जाएगा, इसलिए आप उसको कंसिडर भी नहीं करने वाले। मान लो मैंने अब ये लिख दिया रेशियो 3। जब मैंने रेशियो 3 लिखा तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट तुम 0th इंडेक्स से ही लिखोगे, और जब तक तुम्हारी लिस्ट एंड नहीं होती तब तक तुम 3 का गैप डाल के क्वेश्चन करते रहो। इसका मतलब ये है। तो अगर मैं इस लिस्ट में अब देखूँ तो यू कैन सी ओवर हेयर
मैंने स्टार्टिंग करी 0 आया, अब 0 में 3 ऐड करें तो 0 1 2 3 तो 20 आ गया। अब 3 में 3 ऐड करो तो 6 4 5 6 30 आ गया। अब इसके बाद मैं इसमें 6 में 3 ऐड करूंगी तो 9 आएगा, पर मेरा इंडेक्स तो 8 पे ख़त्म हो जाता है, इसलिए कुछ भी नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है कि आपका कि रेशियो -1। रेशियो -1 का मतलब होता है अगर तुम्हें किसी लिस्ट का रिवर्स करना है, जस्ट इसका उल्टा करना है, 34 30 22 14 10, तो आपको ये कोड लिखना होता है -1 से, तो आपकी पूरी की पूरी लिस्ट जो है रिवर्स होके आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो क्लास आपको आई थिंक बेसिक्स समझ आ गए होंगे लिस्ट के कंस्ट्रक्शन के या उसको स्लाइस करने के। अब जो हम आगे टॉपिक करेंगे वो ये है कि मेरे पास एक लिस्ट है और मैं लिस्ट में कौन कौन से फंक्शंस या मेथड्स अप्लाई कर सकती हूँ ताकि उसके ऊपर कुछ चेंजेस हो सके। ठीक है, तो पहला जो मेरा फंक्शन है वो है len। इसको मैं ऊपर यूज़ भी कर चुकी हूँ जब मैंने आपसे लेंथ पूछी थी। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं एक लिस्ट के अंदर वो बताता है। जैसे मैंने इसकी लेंथ पूछी 1 2 3, तो देखो इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स है तो आपका आंसर 3 आया। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि 4 2 ये एक लिस्ट दे रखी है और एक मैंने ट्यूपल पास कर रखा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो देखो एक 4 है एक 2 है, इसको वो एक की तरह ही कंसिडर करेगा क्योंकि एक लिस्ट है, और इसको भी एक की तरह कंसिडर करेगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए आपके पास 4। नेक्स्ट है आपका लिस्ट मेथड। लिस्ट जो है आपका डियर वो दूसरे टाइप का मेथड है। ये क्या करता है, इट रिटर्न्स अ लिस्ट क्रिएटेड फ्रॉम द पास्ड आर्ग्यूमेंट। मतलब तुमने क्या करा है, तुमको वो एक लिस्ट दे देगा, जो तुम आर्ग्यूमेंट पास करोगे उसमें से जो भी चीज पास करोगे उसकी लिस्ट बना देगा। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, ब्रैकेट में जो तुम वैल्यू पास कर रहे हो उसको वो क्या कर देगा, लिस्ट बना देगा, क्योंकि फंक्शन तो लिस्ट का है ना। जो तो देखो क्योंकि ये स्ट्रिंग है, अगर तुम ध्यान से पढ़ो ये डबल कोट्स में है, ये तो स्ट्रिंग है, तो वो स्ट्रिंग को क्या बनाएगा, लिस्ट बनाएगा। तो ये देखो जैसे मैंने इसमें हेलो को पास करा तो उसने HELLO मुझे आउटपुट में लिस्ट की फॉर्म में दे दिया। अगला है, मैंने मान लो इसमें नंबर पास कर दिए, ये देखो ये ट्यूपल है, मैंने बेसिकली इसमें ट्यूपल पास कर रखा है। जब मैंने इसको लिस्ट फंक्शन के अंदर दिया तो उसने मुझे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यूज पास कर दी, मतलब उनका एक लिस्ट बना दिया है। अगर मान लो मैंने ये करा A = लिस्ट ब्रैकेट और ब्रैकेट में कुछ नहीं डाला, तो इसका मतलब मुझे क्या मिला, एम्प्टी लिस्ट मिल गई। मान लो मैंने लिस्ट के अंदर एक डिक्शनरी पास कर दी, A:101, B:201, तो जो डिक्शनरी के की वैल्यूज थी मुझे वो मिल गई। डिक्शनरी पे अभी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, नेक्स्ट चैप्टर उसी का है तो मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगी वो आपको। नेक्स्ट है डियर आपका मेथड इंडेक्स। इंडेक्स मेथड क्या करता है, दिस रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मैच्ड आइटम फ्रॉम द लिस्ट। इसमें क्या है कि मतलब आपने मान लो एक लिस्ट बना रखी है, जैसे मान लो मैंने ये लिस्ट बनाई 13 18 11 16, मैंने क्या किया, इस लिस्ट में इंडेक्स मेथड किया। मैंने बोला L1 में इंडेक्स बताओ, मुझे किसका इंडेक्स बताओ, 18 का। तो 8 देखो 0 1 18 का इंडेक्स क्या है, 1 है ना, तो 1। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो 18 तो 4th नंबर पे भी है, तो इसने 1 ही क्यों दिया। तो ये इसकी डेफिनेशन बोलती है कि ये जो आपका पहला मैच्ड नंबर मिलेगा ना, जो तुमने आर्ग्यूमेंट में पास करा, और वो नंबर इसको जो सबसे पहली पोजीशन पे मिलेगा उसका जो इंडेक्स होगा वो वही देगा, वो इसको कंसिडर नहीं करेगा। एक्सक्यूज मी, ठीक है, वो इसको कंसिडर नहीं करेगा। अच्छा, अगर वो आगे बोलता है कि अगर आपका आइटम जो है वो लिस्ट के अंदर ही नहीं है तो फिर क्या होगा। मान लो मैंने बोला कि मुझे 33 का इंडेक्स दो, 33 तो इसमें है ही नहीं डेटा में, तो फिर आपके पास क्या आएगा, एरर आ जाएगा। वो कहेगा भाई मिस्टेक है, डेटा ही नहीं है यहाँ पे, मैं इंडेक्स क्या दूँ। नेक्स्ट जो तुम्हारा फंक्शन आता है वो होता है अपेंड। अपेंड के अंदर क्या होगा, इट एड्स एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट। तुमने एक लिस्ट बना ली, पहले मान लो कलर्स नेम की, रेड ग्रीन ब्लू 3 कलर डाल दिए। फिर मैंने बोला जो मेरी कलर्स नाम की लिस्ट है डॉट, उसके अंदर क्या हो, अपेंड कर दो। क्या अपेंड कर दो, येलो। अपेंड का मतलब होता है क्या, डियर, टू ऐड समथिंग। अपेंड का मतलब है इंसर्ट करना। लेकिन अपेंड फंक्शन कहता है क्या है कि मैं एक तो लास्ट में ऐड करूंगा लिस्ट के, दूसरी चीज़ कहता है कि मैं एक टाइम पे एक ही डेटा को ऐड कर सकता हूँ। ये दो कंडीशंस होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक ये बोलता है कि मैं एक ही आइटम ऐड करूंगा और दूसरा एंड पे ही ऐड करूंगा, ये दो इसकी मैंडेटरी कंडीशंस है। तो जब मैंने इसमें ऐड करवाया येलो को, तो अगर मैं दोबारा से कलर्स को प्रिंट कराऊँ तो रेड ग्रीन
ब्लू और साथ में येलो भी आ गया जो तुमने अपेंड करा था। अब मान लो मैंने क्या किया, एक लिस्ट बनाई T1, फिर मैंने लिख दिया T1 डॉट अपेंड 8,2। अब मैं क्या कर रही हूँ, दो वैल्यूज को जोड़ना चाह रही हूँ, ऐड करना चाह रही हूँ, ज्वाइन करना चाह रही हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा एरर, क्योंकि मैंने आपको बोला है ना ये एट अ टाइम एक ही को ऐड करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये मान लो मुझे करना ही करना है और अपेंड ही फंक्शन यूज़ करना है, तो उस केस में आप क्या करो, आप जो अपनी डेटा वैल्यू है उसको लिस्ट फॉर्म में लिस्ट का बना दो, क्योंकि लिस्ट क्या करता है, कलेक्ट कर देता है और उसको एक की तरह ही कंसिडर किया जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपेंड कर दिया 12,14 को ऐसे देने की बजाय मैंने इसका लिस्ट बना दिया, फिर मैंने इसको अपेंड फंक्शन में दिया। तो हमें पता है ना लिस्ट एक डेटा आइटम की तरह ही कंसिडर होता है, हम ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब जब ये लिस्ट बनेगी तो लास्ट में ये एक की तरह ऐड हो जाएगा, मतलब वैल्यूज तो चाहे दो है लेकिन क्योंकि वो लिस्ट बन चुकी है तो वो एक की तरह ही आपकी कंसिडर होगी। ठीक है, अब आपका आता है एक्सटेंड मेथड। देखो आपका जो एक्सटेंड मेथड है ना वो भी किस लिए यूज हो रहा है, for adding multiple elements given in the form of list to a list। एक्सटेंड भी यूज हो रहा है इंसर्ट करने के लिए, लेकिन इसके बेनिफिट क्या है कि आप मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसकी मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि आप इसमें लिस्ट ही पास करोगे। ठीक है, आप नॉर्मल नंबर, जैसे आप अपेंड में नॉर्मल नंबर को ऐड कर रहे, ज्वाइन कर रहे थे, वो आप नहीं कर सकते, आपको लिस्ट ही पास करनी पड़ेगी, लेकिन आप मल्टीपल एलिमेंट्स दे सकते हो उस लिस्ट के अंदर। तो जैसे इसने एक लिस्ट बनाई ABC, उसके अंदर आपने 3 वैल्यूज डाली, दूसरी लिस्ट बनाई उसके अंदर 2 वैल्यूज डाली। अब आपने बोला मेरी जो पहली लिस्ट है डॉट, उसको एक्सटेंड कर दो और उसके अंदर क्या कर दो, दूसरे वाला जो लिस्ट है वो डाल दो। तो जैसे ही मैंने बोला और अब मैं पहली लिस्ट को प्रिंट कराऊंगी तो उसमें क्या होगा, जो ABC थे और जो लास्ट के आपके DE थे वो आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये सोचूं, अब देखो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, तो बहुत इजीली आपका चल जाएगा। बस मैंडेटरी कंडीशन ये एक्सटेंड कहता है कि T2 के अंदर भी आपकी लिस्ट हो, वैल्यू नहीं होनी चाहिए, सिंपल। जैसे मैं यहाँ क्या करना चाह रही हूँ, मैं T2 के अंदर एक्सटेंड कर रही हूँ 10, ये लिस्ट थी ना मेरी DE, मैं DE के अंदर 10 को डालना चाह रही हूँ, तो ये एरर देगा, क्योंकि कंप्यूटर एक्सटेंड फंक्शन क्या कहते हैं, मेरे को लिस्ट ही चाहिए, मतलब यानी आप इस फॉर्म में दो, इस फॉर्म में दोगे तो चल जाएगा, तब तो वो कर देगा बाद में DE 10। लेकिन अगर आप उसको सिंपल नंबर फॉर्म में दे दोगे तो वो उसको नहीं लेगा, उसको हमेशा ही लिस्ट चाहिए एज एन इनपुट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इनपुट फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन या मेथड। इंसर्ट, देखो अभी तक आपने जो दो ऊपर के पढ़े अपेंड और एक्सटेंड, उनका अब एक देखो पॉजिटिव तो हमें पता चल गया, नेगेटिव क्या है कि भाई जो डिसएडवांटेज ये है डियर कि वो लास्ट में ही लिस्ट के इंसर्ट करते हैं किसी भी एलिमेंट को। लेकिन ऑब्वियसली जब आप कंप्यूटर में वर्क कर रहे हो तो आपको तो भाई किसी भी पोजीशन पे इंसर्ट करना पड़ सकता है, ये तो नहीं है कि आपको सिर्फ लास्ट में ही इंसर्ट करना है वैल्यू को। ठीक है, तो इंसर्ट मेथड क्या करता है, आपको हेल्प करता है कि आप किसी भी पोजीशन पे उसको इंसर्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने एक पहले एक लिस्ट बनाई AEU नाम की, और मैंने बोला T1 डॉट इंसर्ट, T1 थी ना, T1 डॉट इंसर्ट 2, अब 2, का मतलब क्या है, 2, का मतलब ये है, 2 मतलब है इंडेक्स, कि 2th पोजीशन पे डालो, किसको डालो, I को डालो, इसका मतलब ये है 2 आपका इंडेक्स है और I आपका डेटा है। तो अब मैं यहाँ 0 1 2 देखूँ तो 2th पोजीशन पे तो U है, तो कंप्यूटर उसको हटाएगा और नेक्स्ट पोजीशन पे लाएगा। देखो 0th पोजीशन पे तो कुछ नहीं हो रहा, 1th पे भी कुछ नहीं हो रहा, मैं कह रही हूँ 2th पे I को डालो, तो I 2th पे आएगा, और जो बेचारा U था फिर उसके साथ क्या होगा, उसका कुछ नहीं होगा, उसको हम अगली जगह पे रख देंगे, मतलब 3rd इंडेक्स दे देंगे। तो 0 1 2 3, समझ में आया कैसे इंसर्ट होता है। आपको बस इंडेक्स नंबर और वैल्यू बतानी है तो आपका वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। मान लो आपने लिख दिया 0, x, तो 0 का तो मतलब बहुत ही सिंपल है, 0 ये है फर्स्ट पोजीशन, मैंने बोला 0 पे x को डाल दो, तो 0 पे x आ गया, तो अब बेचारा 1 आ जाएगा, आगे जाएगा, सब आगे होते जाएंगे, तो 0 पे x 1 2 3 4, ये बन गई आपकी लिस्ट। ठीक है, अब आता है, तो आई होप आपको इंसर्ट मेथड समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज योर पॉप मेथड। बेटा पॉप का मेथड क्या, इट इज यूज्ड टू रिमूव द आइटम फ्रॉम द लिस्ट एंड रिटर्न इट। पॉप मेथड क्या करता है, पॉप
हटा देना, ये रिमूव कर देगा किसी भी आइटम को, और जिस आइटम को रिमूव करेगा ना फिर आपको ये वो आइटम दिखाएगा कि भाई मैंने इसको रिमूव कर दिया है, उसको आउटपुट में आपको वो वाला आइटम दिख रहा होगा, आइटम मतलब वो वाला डेटा वैल्यू आपको दिख रही होगी। जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई, मैंने इस लिस्ट में क्या किया, KAIP डाल दिया, मैंने क्या किया, KAIP 4 वैल्यूज मैंने डाल दी। फिर मैंने लिखा T1.pop 0, T1.pop 0, इसका मतलब जो मेरी 0th पोजीशन पे डेटा एलिमेंट है उसको पॉप कर दो, उसको हटा दो, और जो हट के आए वो किस में चला जाए, T2 में। ठीक है, जो हटे तो हटा कौन है, K हटा है ना, तो अब जब मैं T2 को प्रिंट कराऊंगी तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, K आ जाएगा। फिर से देख लो, मैंने क्या किया, एक लिस्ट बनाई और मैंने बोला उस लिस्ट में पॉप कर दो जो 0th इंडेक्स पास करती है, इसमें आपको ध्यान रखना है, इंडेक्स नंबर बता दिया, तो उस इंडेक्स पे कौन था, K था ना, वो जो K निकल के आया वो T2 में चला जाए। तो जब मैं T2 को प्रिंट कराऊंगी तो क्या आएगा, मेरे पास K ही आएगा ना। अगला क्वेश्चन है डियर, मैंने अभी यहाँ तो मैंने इंडेक्स बताया था, मान लो मैंने इंडेक्स नहीं बताया, तो जब मैंने इंडेक्स नहीं बताया तो जो लास्ट वाले एलिमेंट होता है ना आपका वो रिमूव हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक बनाई AIPQ लिस्ट बनाई, फिर मैंने बोला T1.pop, तो पॉप में मैंने कोई इंडेक्स नहीं डाला है, तो जो लास्ट इंडेक्स पे वैल्यू होगी या लास्ट एलिमेंट होगा ये बस उसको रिमूव कर देगा। मान लो आपकी लिस्ट खाली थी और तुमने उसके ऊपर पॉप ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, फिर तो भाई एरर आएगा, वो कहेगा क्या रिमूव कर रहे हो जब कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगला आता है आपका रिमूव मेथड। देखो जो रिमूव मेथड है वो क्या करेगा, इट विल रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ गिवन आइटम फ्रॉम द लिस्ट। देखो जो पॉप मेथड है वो तब यूज होता है जब तुम्हें डेटा का इंडेक्स पता हो। अब मान लो तुमको इंडेक्स पता ही नहीं है, तुमको सीधा डेटा पता है, तो जब तुम्हें डेटा पता है ना तो तुम पॉप मेथड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसको तो एज एन आर्ग्यूमेंट इंडेक्स ही चाहिए। तो आप रिमूव मेथड को यूज़ कर सकते हो। रिमूव मेथड क्या करेगा, जो सबसे पहला अकरेंस मिलेगा, तो क्योंकि देखो इसमें इंडेक्स तो मैं बता नहीं रही, मैं डेटा बता रही हूँ, तो हो सकता है वो सेम डेटा आपका 10 जगह पे पड़ा हो उसी लिस्ट में, क्योंकि रिपीटेड डेटा आइटम हो सकती है लिस्ट में, आपको पता है। तो वो सारी की सारी नहीं हटाता, वो क्या करता है, जो सबसे पहली डेटा आइटम आती है ना जो आपने लिखी होती है, वो सबसे पहले वाली यानी फर्स्ट अकरेंस का मतलब क्या है, जो सबसे पहले अकर होगी आपकी लिस्ट में उसको हटा देगा। तो जैसे अब एग्जांपल देख लेते हैं, आपने एक लिस्ट बनाई T1 AEIPA, इसके अंदर आपने क्या किया, रिमूव A कर दिया। जैसे ही आपने रिमूव A करा तो पहली अकरेंस तो एक ही ये है, वैसे है तो यहाँ पे भी, लेकिन फर्स्ट अकरेंस तो यहाँ पे है ना, तो आपको क्या मिलेगा, अगर मैं आपकी लिस्ट को प्रिंट कराऊं तो इसको हटा देगा, तो जो रिमेनिंग लिस्ट है EIPA वो आपकी आ जाएगी। मान लो मैंने अब क्या, अच्छा ठीक है, अब ये तो वो केस था जिसमें एलिमेंट पड़ा था, मान लो मैंने कोई ऐसा एलिमेंट लिख दिया जो है ही नहीं, तो उस केस में एरर देगा भाई, वो कहेगा क्या रिमूव कर रहे हो, वैल्यू एरर। नेक्स्ट है आपका क्लियर मेथड। क्लियर मेथड में क्या होता है, ये आपकी लिस्ट में जितना कुछ भी था उस सबको डेटा को हटा देगा। लिस्ट फिर भी रहेगी मेमोरी में, एम्प्टी लिस्ट की फॉर्म में रहेगी, उसमें कोई डेटा नहीं होगा, लेकिन ये डेटा जितना भी होगा वो सारी मतलब लिस्ट खाली कर देगा। जैसे मान लो ये आपकी एक लिस्ट है 2 3 4 5, मैंने लिख दिया L1 डॉट क्लियर, तो अब अगर मैं L1 को प्रिंट कराऊं तो क्या है, ये सारा का सारा डेटा खाली हो चुका है, लिस्ट एम्प्टी है। तो ये मेथड क्या करता है, रिमूव कर देता है ऑल आइटम फ्रॉम द लिस्ट एंड लिस्ट बिकम एम्प्टी आफ्टर दिस फंक्शन। नेक्स्ट है आपका डियर DEL फंक्शन। DEL का मतलब डिलीट है, तो ये तो डिलीट ही कर देगी लिस्ट फ्रॉम द मेमोरी, कंप्यूटर से लिस्ट ही डिलीट हो जाएगी, उसको नहीं ध्यान अब इस नाम की कोई लिस्ट थी, आपको बस डिलीट L1 या लिस्ट का नेम लिखना है। नेक्स्ट है आपका काउंट मेथड। काउंट क्या करता है डियर, जितनी भी आपने एलिमेंट्स इसके अंदर पास करे हैं, सेम इट रिटर्न्स द काउंट ऑफ एलिमेंट दैट यू हैव पास्ड एज आर्ग्यूमेंट। जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई 13 18 20 10 18 23 की, इसका एग्जांपल से समझ लेते हैं, और मैंने लिखा L1 डॉट काउंट और इसमें मैंने 18 लिख दिया। अब 18 जो मैंने दिया है वो कितनी बार अकर हो रहा है, एक बार दो बार इस लिस्ट में, तो आंसर क्या आया 2। मतलब वो यही कह रहा है कि जो तुमने आइटम को पास करा है एज एन आर्ग्यूमेंट वो कितनी बार अकर हो रहा है आपका लिस्ट में। देखो लेंथ और काउंट में फर्क है, लेंथ क्या करता, जो एलियन फंक्शन था 1 2 3 4 5 6 वो 6 देता, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करता। जो तुम्हारा काउंट फंक्शन है वो काउंट नहीं कर रहा, वो पता है क्या कर रहा है, जो एलिमेंट तुम इसके अंदर दे रहे हो उसकी अकरेंस को ही काउंट कर रहा है कि वो कितनी बार आया है। ठीक है, अब मान लो मैंने एक ऐसा एलिमेंट दिया जो इसके अंदर है ही नहीं, मैंने बोला काउंट निकाल लो 28 का, तो अब वो एरर नहीं देगा, अब वो कहेगा भाई 28 तो है ही नहीं, काउंटिंग करेगा तो वो आंसर में क्या दे देगा, 0, है ही नहीं ना, तो 0 देगा। अगला है आपका रिवर्स। रिवर्स के अंदर क्या होता है, आइटम्स को रिवर्स कर देता है, उल्टा कर देता है। जैसे मैंने T1 दिया EIP समथिंग दिस, अगर मैं अब रिवर्स करूँ तो रिवर्स मतलब बिल्कुल ऐसे अपोजिट, राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में चलेगा।
पी क्यू ए क्यू, ठीक है। तो बस अगर आपको रिवर्स जस्ट उल्टा करना है लिस्ट को तो डॉट रिवर्स फंक्शन अप्लाई कर दो। नेक्स्ट है आपका सॉर्ट। सॉर्ट क्या करता है, ये तुम्हारे आपको पता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डरिंग करनी है जब आपकी लिस्ट की, तो आप सॉर्ट फंक्शन को यूज़ करते हो। तो से आप, और बाय डिफॉल्ट वो इंक्रीजिंग यानी असेंडिंग ऑर्डर में करता है। से आपने एक लिस्ट बनाई EIQA समथिंग, आपने लिख दिया T1 डॉट सॉर्ट। तो जब तुम सॉर्ट करोगे तो सबसे पहले A आएगा, फिर E आएगा, फिर I आएगा, फिर P आएगा, फिर Q 2 बार आ गया, ठीक है। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो तुमको ना सॉर्ट फंक्शन के अंदर ये लिखना पड़ेगा रिवर्स इक्वल टू ट्रू। रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखते ही वो इसको डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा में कर देगा। तो डिसेंडिंग तो असेंडिंग का उल्टा ही होता है, तो जब असेंडिंग में ये आया हुआ था तो इसका जस्ट उल्टा देख लो, वो आपका क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, और अब हम करते हैं लास्ट फंक्शन इस चैप्टर का, मिन मैक्स एंड सम। देखो मिन का मतलब है मिनिमम वैल्यू निकालना, मैक्स का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू बताना लिस्ट में, और सम का मतलब है जो भी एलिमेंट्स आपने पास करे हैं उनका टोटल कर देना। तो मैंने एक लिस्ट बनाई 17, 24, 15, 30 की। मैंने इसका बोला मिन ऑफ LI। तो मिन का मतलब मिनिमम वैल्यू, इसमें मिनिमम सबसे छोटी कौन सी थी 15, स्मॉलेस्ट तो वो आ गई। मैक्स का मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी थी 30, तो वो आ गई। फिर मैंने लिखा सम ऑफ LI, तो LI में जितना भी एलिमेंट्स था उन सब का सम हुआ, एडिशन हुआ, एडिशन होके 86 बनता है। तो बस आपके पास वो आंसर आ गया, ठीक है, 86। तो क्लास यहाँ पे आपके फंक्शंस जो है वो एंड होते हैं, और एक थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू और जस्ट क्लियर करने के लिए कौन सा फंक्शन क्या करता है, आई थिंक दिस वीडियो इज़ वेरी सफिशिएंट फॉर यू पीपल। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक। थैंक यू।